हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी कंस्ट्रक्शन टेक्नोक्रेट्स का स्वागत है कंस्ट्रक्नोस फोरम में। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि हम गहरी नदी के ऊपर बिना किसी ग्राउंड सपोर्ट के ब्रिज के स्पैन की लॉन्चिंग कैसे करते हैं। यूँ तो हम 3 तरीके से लॉन्चिंग कर सकते हैं, एक ग्राउंड सपोर्ट, दूसरा है पुश लॉन्चिंग, तीसरा है कैंटिलीवर मेथड। तो आज हम कंसंट्रेट सिर्फ कैंटिलीवर मेथड पे कर रहे हैं। वैसे तो मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज का वीडियो मैं थोड़ा अधिक टेक्निकल डिटेल के साथ बना रहा हूँ। मैंने जो एग्जाम्पल लिया है ये है बिहार का न्यू मोकामा रेलवे ब्रिज, जो गंगा के ऊपर बन रहा है सिमरिया और हाथीदह के बीच। तो चलिए चलते हैं इस लॉन्चिंग को देखने। यहाँ हम इस ब्रिज के 2 स्पैन को उदाहरण के तौर पे लेंगे, स्पैन P2 P3 और P3 P4। जो स्पैन P2 P3 है उसको ऐसे एंकर स्पैन लॉन्च किया गया है और P3 P4 को कैंटिलीवर मेथड से। कैंटिलीवर मेथड से लॉन्चिंग शुरू करने से पहले हमें एक एंकर स्पैन की ज़रूरत होती है। इस स्पैन को सबसे पहले हम ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम से शोर के ऊपर लॉन्च कर लेते हैं, फिर उसे ऐसे एंकर स्पैन बनाते हुए हम आगे के सारे स्पैन को कैंटिलीवर मेथड से लॉन्च करते हैं, कुछ इस तरह। एंकर स्पैन तैयार हो जाने के बाद अब हम कैंटिलीवर स्पैन की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बफर ब्लॉक लगाते हैं। बॉटम कॉर्ड के एंड में, जो एंकर स्पैन का बॉटम कॉर्ड है उसके एंड में सबसे पहले एक हम बफर ब्लॉक लगाते हैं। इस बफर ब्लॉक को फोर्जिंग की तकनीक से बनाया जाता है। राउंड शेप का यह बफर ब्लॉक 2 बेयरिंग प्लेट के बीच दबा होता है। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फोर्जिंग क्या है। फोर्जिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हैमरिंग, प्रेसिंग या रोलिंग की सहायता से धातु को अपना एक आकार दिया जाता है। इस कंप्रेसिव फोर्स को हथौड़े या डाई की सहायता से दिया जा सकता है। फोर्जिंग को सामान्यतः फोर्जिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले तापमान के अनुसार कोल्ड या हॉट फोर्जिंग में वर्गीकृत किया जाता है। हम यहाँ हॉट फोर्जिंग का इस्तेमाल करते हैं। फोर्जिंग तकनीक के मुख्यतः 2 बड़े फायदे हैं। पहला, बिना किसी वेस्टेज या करीब न के बराबर वेस्टेज के साथ हम मनचाहा आकार अपने धातु को दे सकते हैं। और दूसरा, इस तकनीक से हम हाई स्ट्रेंथ कंपोनेंट बना सकते हैं। सारी इनिशियल तैयारी हो जाने के बाद अब हम कैंटिलीवर स्पैन के पहले बॉटम कॉर्ड को उठाते हैं।
अब इस बॉटम कॉर्ड को एंकर स्पैन के बॉटम कॉर्ड में लगे बेयरिंग प्लेट और बफर ब्लॉक के साथ मिलाकर दोनों को अलाइन करते हैं। इस बीच कैंटिलीवर स्पैन के बॉटम कॉर्ड को हम हैंगिंग डिवाइस की सहायता से पकड़ कर रखते हैं। इसके बाद बारी आती है लिंक असेंबली को फिक्स करने की। यह लिंक असेंबली दो लिंक पिन की सहायता से दोनों तरफ परमानेंट ट्रस के साथ जुड़ा होता है। चलिए देखते हैं हम लिंक पिन को किस तरह से फिक्स करते हैं। लिंक पिन को भी बेयरिंग प्लेट और बफर ब्लॉक की तरह फोर्जिंग करके तैयार किया जाता है। सबसे पहले लिंक मेंबर को क्रेन की सहायता से हैंग करके रखते हैं और फिर लिंक पिन को लिंक मेंबर में बने होल के साथ अलाइन करने के बाद उसे दूसरी तरफ से चेन पुली की सहायता से खींचते हैं। अब हम पहले से तय सीक्वेंस के हिसाब से एक एक मेंबर लगाते चले जाते हैं। इस सीक्वेंस में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम एक ट्रायंगुलर फॉर्म बनाते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल अपने आप में एक परफेक्ट फ्रेम होता है, अपने आप में एक बैलेंस फ्रेम होता है। तो इस सीरीज को मेंटेन करते हुए हम एक एक मेंबर जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं।
कैंटिलीवर मेथड से लॉन्चिंग के दौरान दो मुख्य बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। पहला, शॉर्टनिंग ऑफ लिंक मेंबर। हेवी सेल्फ वेट की वजह से कैंटिलीवर स्पैन में आए डिफ्लेक्शन से बचने के लिए लिंक शॉर्टन करने की जरूरत पड़ती है। और दूसरा, कैंटिलेज। एंकर स्पैन को लिफ्ट होने से रोकने के लिए हमें कुछ कैंटिलेज देने की जरूरत पड़ती है। आइए इसे एक एनिमेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एंकर स्पैन लॉन्च कर लेते हैं। फिर उसके बाद बफर ब्लॉक और लिंक मेंबर के सहारे पैनल दर पैनल कैंटिलीवर स्पैन के हर एक मेंबर को लगाते चले जाते हैं। इस तरह से एक एक पैनल करके हमारा पूरा लॉन्चिंग कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि P3 और P4 के बीच कोई भी लेवल डिफरेंस नहीं है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। जब हम लॉन्च करते हैं तो स्टील के हेवी सेल्फ वेट की वजह से कैंटिलीवर स्पैन धीरे धीरे P4 की तरफ नीचे की ओर डिफ्लेक्ट होने लगता है और इस तरह से कैंटिलीवर स्पैन P4 को हिट कर सकता है। इस समस्या से समाधान के लिए हमें लिंक मेंबर की शॉर्टनिंग करने की जरूरत पड़ती है। जब हम लिंक मेंबर को छोटा करते हैं तो डिफ्लेक्टेड कैंटिलीवर स्पैन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और इस तरह से हम कैंटिलीवर स्पैन को P4 के पियर के साथ हिट करने से बचा लेते हैं। आइए अब कैंटिलीवर लोड को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक सिंपल बैलेंस है। जब हम इस पे कोई भी वजन नहीं डालते तो दोनों पलड़ा बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, लेकिन जैसे ही हम एक तरफ वजन डालते हैं तो उस तरफ का पलड़ा नीचे की ओर शिफ्ट होने लगता है। परंतु P2 के सपोर्ट की वजह से ये पलड़ा नीचे की ओर झुक नहीं पाता और यह तब तक अपनी जगह बैलेंस रहता है जब तक दूसरी तरफ का वजन बराबर ना हो जाए। लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ हम थोड़ा भी वजन की बढ़ोतरी करते हैं तो हमारा ये स्पैन दूसरी तरफ झुकने लगता है। इससे बचने के लिए हमें पहली तरफ कुछ एडिशनल वजन रखने की आवश्यकता होती है जिसे हम कैंटिलेज कहते हैं। आइए अब इसे कैंटिलीवर लॉन्चिंग के भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे एक स्पैन का वजन 1400 टन है और 1400 टन का यह पूरा वजन दोनों पियर पे बराबर बराबर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे कैंटिलीवर स्पैन का लॉन्चिंग आगे बढ़ता जाता है, कैंटिलीवर स्पैन का वजन बढ़ता जाता है और इसका पूरा वजन P3 पे ट्रांसफ़र होता है और साथ ही P2 पे एंकर स्पैन का वजन ग्रेजुअली कम होने लगता है और फाइनली दोनों स्पैन का पूरा वजन यानी 1400 प्लस 1400 2800 टन सिर्फ P3 पे आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैंटिलीवर स्पैन पे यदि किसी भी कारण से जरा भी वजन बढ़ता है तो P2 की तरफ एंकर स्पैन लिफ्ट होने लगेगा। इसलिए हमें P2 के पास एंकर स्पैन पे कुछ एडिशनल कैंटिलेज की जरूरत पड़ती है।
अब बारी आती है बफर ब्लॉक और लिंक मेंबर को खोलने की और पूरे ट्रस को पीयर के ऊपर रिलीज करके फिर अपने पोजीशन करने की। इसे पोजीशन में लाने के लिए हम चारों कॉर्नर्स पे हेवी जैक का इस्तेमाल करते हैं। लिंक पिन और बफर ब्लॉक को खोलने के बाद और अगले स्पैन में फिर से इस्तेमाल करने से पहले हम इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं। अल्ट्रासोनिक टेस्ट के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले इस्तेमाल में कहीं इस कंपोनेंट के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं आया है। इससे एश्योर करने के बाद ही हम अगले स्पैन में फिर से इस्तेमाल कर पाते हैं।